हेलो एवरीवन, टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही में आपका स्वागत है। तो हमने इससे पहले की जो क्लासें थी उसके अंदर नर युग्म कोद भेद कैसे बनता है उसका किया था। उसके बाद में हमने ये किया था कि जो मादा जनन संरचना होती है या फिर कहीं जायांग है उसकी संरचना कैसी होती है, जायांग के अंदर जो बीजांड उपस्थित रहता है उस बीजांड की संरचना कैसी रहती है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसमें ये आ जाता है कि बीजांड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, या फिर कहें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसे हुई, या फिर कहें कि मादा युग्मकोद भेद का परिवर्धन कैसे हुआ। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो यही रहेगा कि गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस या फिर कहें मादा युग्मकोद भेद परिवर्धन। ये दोनों टॉपिक एक साथ ही रहते हैं, एक ही कहें कि एक जैसे ही टॉपिक है ये। तो अब इसके अंदर देखें तो ये होगा गुरु बीजाणु जनन या फिर कहें मादा युग्मकोद भेद का परिवर्धन। मेगा स्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इस प्रक्रिया के अंदर यदि हम देखें तो हमने सबसे फर्स्ट में यदि देखें तो हमने ये कहा था कि इस तरीके से ये पार्ट बना हुआ है, ये पार्ट, और ये जो पार्ट रहता है ये है अंडाशय। यदि इस अंडाशय को हम ऐसे काट कर देखेंगे तो इसको देखने पर हम देखते हैं कि अपने इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और मान लेते हैं कि इसके अंदर 3 अंडक हैं तो हमें स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की दिखाई देती है, जैसे इस तरीके। ये पार्ट दिखाई देते हैं। अब यदि इनकी बात करें तो ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट से बीजांड जुड़े हुए रहते हैं। ये जो पार्ट है यदि इन पार्टों की बात करें जैसे इस तरीके से, इस जगह पर बीजांड लगे रहते हैं, और ये जो बीजांड है जैसे इस जगह पर ये बीजांड प्रेजेंट, ये बीजांड इस अंडाशय के इस पार्ट से जुड़ते हैं इस तरीके से। हमने कहा कि जहां पर ये बीजांड जुड़ता है ये पार्ट, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर जहां पर जुड़ती है उस संरचना को हमने कहा था प्लेसेंटा। और एक बीजांड के डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो इसका विकास भी इस प्लेसेंटा से या फिर कहें बीजांडासन से होता है। बीजांडासन जो रहता है इससे या ये प्लेसेंटा से ही इस बीजांड का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये रहता है कि यदि बात करें प्लेसेंटा के जो शीर्ष भाग की बात करें तो प्लेसेंटा का जो शीर्ष भाग रहता है इस तरीके से, ये हुआ प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा का ये जो टॉप पार्ट रहता है, शीर्ष भाग रहता है, इसकी हाइपोडर्मिस कोशिकाएं, हाइपोडर्मिस कोशिका, इन कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है, पेरिकलिनल डिवीजन होता है, और इस डिवीजन की वजह से यहां पर
परतें बनती है। इनमें से बाहर की ओर अध्यावरण बनाए जाते हैं, अंदर की ओर बीजांड काय का निर्माण किया जाता है। तो हम ये कहें कि मेन रूप से यदि देखते हैं तो मेन रूप से एक बीजांड का निर्माण इस बीजांड आधक या फिर कहें कि जो प्राइमरी जो बीजांड रहता है, प्रीमोर्डियम जो रहता है, उससे इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर डिवीजन होगा हाइपोडर्मिक सेल्स के अंदर, और इसके डिवीजन से यहाँ पर जो कोशिकाएं बनेंगी, बाहर की ओर जो कोशिकाएं बनेंगी, यानी ये जो कोशिकाएं हाइपोडर्मिक कोशिकाएं जिनसे बीजांड बनेगा, उनको उसी प्रकार से जैसे लघु बीजाणुधानी के अंदर हम कह रहे थे आर्किगोनियल सेल्स जो है, तो ये रहेंगे आर्किगोनियल सेल्स, या फिर कहें कि इसके परसूतक कोशिका, इन कोशिकाओं से बनता है। और ये कोशिकाएं बाकी कोशिकाओं की तुलना में अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो परसूतक जो कोशिकाएं रहती हैं, तो ये परसूतक कोशिकाएं डिवाइड होकर के बाहर की ओर जो कोशिकाएं बनाएंगे, इनसे हम ये कहें बीजांड अध्यावरण का निर्माण होता है। अंदर की साइड जो है, यदि इनकी बात करें तो इनसे बनेगा बीजांड काय। ये दो पार्ट बन जाते हैं। अब जो अपना जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर मेन रूप से ये होता है कि ये जो बीजांड काय बन रहा है इस अंदर की कोशिका से, इस कोशिका में गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है, या फिर कहीं मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। तो मेनली हम देखें तो मुख्य रूप से यदि देखेंगे तो ये पार्ट आता है कि जो प्लेसेंटा जो है, इसके परसूतक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर पेरिकलिनल डिवीजन हुआ, जिससे दो पार्ट बने, बाहर की ओर भित्ति बन जाती हैं या बीजांड अध्यावरण बनेंगे, अंदर की ओर बीजांड काय बनेगा। और ये जो बीजांड काय होगा, यदि इसकी बात करें तो ये इस प्रकार से उपस्थित रहता है, ये पार्ट इस तरीके से। ये पार्ट रहता है बीजांड काय का, और इस बीजांड काय के अंदर होगा फिर गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। अब यहां पर ये आ जाता है कि बीजांड काय जो है, यदि इस बीजांड काय की बात करें तो इसके अंदर इस तरीके से बाहर की ओर अध्यावरण बनेंगे इस पार्ट से। इसके बाद स्थिति ये रहती है बीजांड द्वार। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि ये इस तरीके से भी हो सकता है, यानी बीजांड वरंत बीजांड द्वार की ओर भी हो सकता है, प्रति बीजांड बीजांड वरंत बीजांड द्वार से अपोजिट साइड में भी हो जाता है, ऋजु प्रकार का बीजांड होता है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार के हैं, या फिर कहीं हमने जो 6 प्रकार का जो बीजांड बताए थे उन सभी का डेवलपमेंट कॉमन होता है। तो किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है, अब इस पार्ट को देखते हैं हम। ये पार्ट हुआ बीजांड काय। इन बीजांड आदक से बीजांड काय का निर्माण हुआ। इस बीजांड काय के बाहर की ओर यदि देखते हैं तो इस बीजांड काय के बाहर की ओर जो अध्यावरण है, इस तरीके से ये पार्ट होता है। मेनली जो हमने संरचना देखी, ये जो पार्ट हुआ ये हुआ बीजांड द्वार। और ये जो पार्ट है ये होता है चलेजा या फिर कहीं निभाग। ये तो यहां पर मेन रूप से ये देखना पड़ता है
कि जैसे दूसरे बीजांड को हम देखें कि एक बीजांड हुआ ये हुआ। यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर निभाग और ये हुआ बीजांड द्वार। इस प्रकार के यदि बीजांड की बात करें तो ये इस प्रकार का बीजांड है, रिजु प्रकार का या ऑर्थोट्रोपस हुआ। यदि इस बीजांड की बात करें प्रतीप या एनोट्रोपस हुआ। यदि इस बीजांड को देखें तो इसका निभाग इधर, यानी बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट साइड में निभाग या छलेजा होता है। इधर देखिए तो बीजांड द्वार और इसके ठीक अपोजिट साइड के अंदर निभाग का पार्ट होता है। अब यदि इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसके डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, अब देखते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का बीजांड हो, सभी बीजांडों में जो बीजांड काय है इसकी कोशिका में गुरु बीजाणु जनन या फिर कहीं मादा युग्मकोद्भेद बनाने की प्रक्रिया होगी। तो यहां पर यदि देखें तो ये जो बीजांड काय है इसके हाइपोडर्मिस सेल्स, यानी इसके हाइपोडर्मिस कोशिका किस साइड की रहेगी, तो वो हमेशा बीजांड द्वार के साइड की रहेगी। यदि हम बात करें कि जैसे ये कोशिका हुई हाइपोडर्मिस कोशिका, ये कोशिका ये 2n रहेगी। इसी प्रकार से यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर बीजांड द्वार ये है तो इसकी कोशिका ये रहेगी। यानी मेन रूप से यदि हम बात करें कि जो कोशिका की जो हम बात कर रहे हैं वह कोशिका जो है बीजांड द्वार की साइड के अंदर ही प्रेजेंट होती है। यदि इस कोशिका कहें तो ये होती है एक प्रारंभिक कोशिका। तो इस प्रारंभिक कोशिका है, इससे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट होगा। तो ये कोशिका हुई ये बात कि ये जो सेल्स होती है जो बीजांड द्वार है उसकी और जो हाइपोडर्मिस जो सेल्स पाई जाती है बीजांड की, तो बीजांड की हाइपोडर्मिस सेल्स में से कोई भी कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, जीव द्रव सघन हो जाता है और बाकी कोशिकाओं की तुलना में अलग पहचानी जाती है। जो यहाँ पर कोशिका किस साइड की रहेगी, कोशिका हमेशा बीजांड द्वार की ओर रहेगी। यदि बीजांड द्वार इधर है तो कोशिका ये रहेगी, यदि बीजांड द्वार इधर होगा तो कोशिका जैसे इसमें कोशिका इस साइड की रहेगी। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि यदि बीजांड द्वार जिधर है उधर की ही कोशिका हाइपोडर्मिस कोशिका आर्की स्पोरियल सेल में परिवर्तित होती है। यदि इस आर्की स्पोरियल सेल है, इस सेल के अंदर विभाजन होता है परिणत।
परिणत विभाजन होने से यहाँ पर दो सेल्स बन जाती हैं। ये एक सेल ये हुई, इनका न्यूक्लियस है वो स्पष्ट दिखाई देता है, बड़ा होता है। इनमें से जो सेल बाहर की ओर होती है उस सेल को कहते हैं प्रारंभिक भित्तीय कोशिका। प्रारंभिक भित्तीय कोशिका। जो सेल ये है अंदर की ओर, इस सेल को कहा जाता है प्रारंभिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका। ये कोशिका, इनमें से जो प्रारंभिक भित्तीय कोशिका रहती है ये विभाजन करती हुई भित्ति का निर्माण करती है। यानी मादा युग्म कोश भी कहें या फिर कहें कि भ्रूण कोश जो रहता है उसकी भित्ति का निर्माण कर देती है ये कोशिका। लेकिन प्रारंभिक गुरु बीजाणु कोशिका चेंज हो जाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस तरीके से, जैसे ये इसका बीजाणु द्वार का पार्ट हुआ। इस तरीके से यदि हम देखें तो ये पार्ट, इनमें से ये कोशिका अब चेंज हो जाती है बड़े आकार और 2n स्टेज की होती है, डिप्लॉइड सेल होती है और इसको कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यानी प्रारंभिक गुरु बीजाणु कोशिका किसमें कन्वर्ट हो जाती है, किसमें मॉडिफाई हो जाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। इसके बाद ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट से भित्तियां बढ़ने लग जाती है, ये जो पार्ट है और ये जो है ये पार्ट बीजांडकाय का। यदि यहां पर देखेंगे तो यहां पर इस तरीके से रहेगा कि जैसे ये पार्ट बनेंगे ऐसे, तो एक कोशिका ये और एक कोशिका ये। इसके बाद यदि हम देखें ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री या रिड्यूसिंग विभाजन होता है। तो इसके कारण इस एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। ये कैसी है, द्विगुणित है, 2n डिप्लॉइड अवस्था की है और अब इससे बन जाती हैं अगुणित कोशिकाएं और वो बन जाती हैं 4, जैसे इस तरीके। और ये चारों कोशिकाएं एक लाइन के अंदर ही प्रेजेंट होती है और सभी हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं और इन्हें बोला जाता है गुरु बीजाणु। इस तरीके से तो हम ये कहें कि यहाँ पर 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। अब बात करते हैं यदि आवृत बीज पादपों की, तो इनमें से यानी जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं, मेगा स्पोर बने हैं, इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, केवल एक गुरु बीजाणु ही बचता है और वह गुरु बीजाणु जो निभाग की ओर रहता है केवल वही एक्टिव बचता है, बाकी जो गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब यदि इसको देखें तो ये पार्ट हुआ। इनमें से हमने ये कहा कि ये 3 गुरु बीजाणु हैं, ये गुरु बीजाणु तो नष्ट हो चुके हैं इस तरीके से, केवल एक गुरु बीजाणु ही एक्टिव रहता है, ये भी है हैप्लॉइड।
तो इस तरीके से यदि देखें, यहां पर इसके बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन होती है उसका फॉर्मेशन होता है। और इसे कहा जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु, यानी एक्टिव मेगास्पोर। और ये रहते हैं अपहासित गुरु बीजाणु या रिड्यूस गुरु बीजाणु। अपहासित गुरु बीजाणु ये। तो यहां पर यहां तक की जो प्रोसेस रहती है उसको कहा जाता है गुरु बीजाणु जनन। तो यदि इसको देखें तो हम क्या कहेंगे कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, और वो भी कैसी है, द्विगुणित अवस्था की है, डिप्लॉइड है। तो एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, जिसमें द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अगुणित सक्रिय गुरु बीजाणु में परिवर्तित होती है। तो ये रहता है गुरु बीजाणु जनन का, यानी जो ये पार्ट था यहां तक का। लेकिन अब भी मादा युग्मकों का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, या फिर कहें मादा युग्मकोद्भिद नहीं बना है जो इससे आगे बनेगा। यदि यहां पर देखेंगे, इस डायग्राम में भी देखें, तो इस डायग्राम में जो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, एक इधर और एक इधर। इनमें से यदि देखें तो इधर जो निभाग की साइड का रहेगा वो एक्टिव रहेगा और बाकी साइड के नष्ट होगा। तो मेन रूप से इन दोनों को दिखाने का अर्थ यही था कि एक्टिव गुरु बीजाणु निभाग की ओर है, बाकी तीनों गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये गुरु बीजाणु जनन का एक स्टेप होता है इसका। तो यहां पर देखें, ये एक मेन रूप से डिफरेंस है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में। लघु बीजाणु जनन में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, यानी वो भी 2n होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे 4 अगुणित जो लघु बीजाणु होते हैं उनका निर्माण होता है। लेकिन यहां पर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते 4 हैं, लेकिन यदि सक्रिय की बात आती है तो केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब इसके साथ ही ये जो गुरु बीजाणु रहते 3, इनका पोषण इसको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, कि इनको दे दिया जाता है, ये जो होते हैं अपहासित हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला जो पार्ट आ जाता है कि इस गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद किस प्रकार से बनता है। तो अब इसके अंदर अब ये पार्ट है, ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो हम ये कहें कि ये मादा युग्मकोद्भिद है, इसकी प्रथम कोशिका है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि भ्रूण कोश मात्र कोशिका है। तो इसके और भी जैसे नाम रहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। एक ये हुआ, एक इसी का दूसरा नाम और देते हैं कोश मात्र कोशिका। सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, भ्रूण कोश मात्र कोशिका। ये जो कोशिका होती है ये आकार में बड़ी हो जाती है और इसके बीच में छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाती हैं, और ये बीजांड काय जो है उसका अधिकतम जो आकार रहता है उसको घेर लेती है। तो हम ये कहें कि ये कोशिका, अब यदि देखें तो इस तरीके से ये कोशिका बड़े आकार की होगी। इस तरीके से, और इसके अंदर केंद्रक N है,
और इसके अंदर छोटी छोटी जो रिक्तिकाएं रहती हैं, और ये रिक्तिकाएं इस तरीके से। इसके बाद इन रिक्तिकाओं के संयुक्त हो जाने से, जैसे ये रिक्तिकाएं जुड़ेंगी तो ये रिक्तिकाएं इस तरीके से बड़े आकार की हो जाएगी, और इसका न्यूक्लियस जो रहता है वो एक साइड में आ जाएगा, यानी बीजांड द्वार है इसकी ओर आ जाता है, इस साइड में। इस साइड में आ जाएगा, और ये पार्ट इस तरीके, इस तरीके से ये कोशिकाएं बनता है। अब ये जो कोशिका है, यानी भ्रूण कोश जो मात्र कोशिका है, इसका जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर विभाजन होता है, और विभाजन होने से इसमें बनते हैं दो केंद्रक। दो केंद्रक बनते हैं। इनमें से एक केंद्रक बड़ी रिक्तिका होने के कारण इधर की साइड आ जाता है, बीजांड द्वार, जैसे इस तरीके से। एक केंद्रक इधर और दूसरा केंद्रक इधर, और इनके बीच में आ जाती है रिक्तिका। यानी यदि बात करें तो ये पार्ट है निभाग, और ये पार्ट जो रहता है वो है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, इसका मतलब कि ये जो भ्रूण कोश मात्र कोशिका है, इस कोशिका में एक बार केंद्रक विभाजन होता है, लेकिन कोशिका द्रव विभाजन नहीं होता है, जिससे दो केंद्रक बने, लेकिन दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर, और दूसरा केंद्रक जो रहता है वो चला जाता है निभाग की साइड की ओर। इसके बाद इसमें अगला केंद्रक विभाजन होता है, फिर केंद्रक विभाजन होता है, या फिर हम ये कहें कि लगातार इसमें 3 बार केंद्रक विभाजन होता है। यानी प्रथम केंद्रक विभाजन, इसके बाद दूसरी बार होगा, और फिर तीसरी बार होगा। दूसरी बार होने से इधर 2 केंद्रक बनेंगे और इधर 2 केंद्रक बनेंगे। तीसरी बार होगा तो 2 केंद्रकों से 4 केंद्रक बनेंगे, और इधर जो 2 केंद्रक है उनसे 4 केंद्रक बनेंगे। तो जैसे हम लिखें कि लगातार 2 विभाजन और हो जाते हैं, यानी द्वितीय व तृतीय केंद्रक विभाजन। ये बात। इसके बाद इसमें केंद्रक बन जाएंगे 8। द्वितीय विभाजन होगा जैसे इस तरीके से। जब सेकंड केंद्रक विभाजन होगा तो एक केंद्रक ये और एक केंद्रक ये, यानी 2 केंद्रक बन जाएंगे। इधर भी क्या हो जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाएंगे। द्वितीय विभाजन हुआ कंप्लीट। इसके बाद यदि हम बात करेंगे कि जैसे थर्ड जो न्यूक्लियस डिवीजन होगा, तो इसके बाद इससे 2 बन जाएंगे, यानी ये जो पार्ट है इससे इस तरीके से और इस तरीके। तो हमने लगातार दोनों केंद्रक विभाजन एक ही डायग्राम में दिखाए हैं, दोनों कॉमन होते हैं। यदि ये कहें कि सीधा हम ये भी लिख सकते हैं, इस एक केंद्रक में लगातार 3 बार केंद्रक विभाजन होता है। प्रथम से 1 से 2 बनेंगे, द्वितीय से 2 से 4 बनेंगे, और तृतीय केंद्रक विभाजन में 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये 8 केंद्रक बन जाते हैं। अब इसके बाद देखें कि जैसे ये और ये जो पार्ट है, अब इनमें से एक केंद्रक इधर से और एक केंद्रक इधर से इसके बीच में आ जाता है। तो यदि हम इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि ये जो पार्ट हैं,
दोनों जो है इनके बीच में आ जाएगा, कि पार्ट ये बन जाएगा अगले स्टेप। इस तरीके से एक केंद्रक इधर आ गया इसका, तो इधर आने से एक केंद्रक ये हुआ, जैसे इसको अलग से दिखाएं कि ये पार्ट। इसके बाद दूसरा जो केंद्रक है, जैसे ये हुई, तो एक केंद्रक हम ये कहें कि ये इधर से आ गया, यानी ये कहें कि एक केंद्रक ये था, ये इधर आया। इसी प्रकार से एक केंद्रक इधर से ये आया बीच में, तो बीच में दो केंद्रक हो जाते हैं। यहां पर यदि देखें, अब तक इनमें कोशिका द्रव विभाजन नहीं हुआ था, या फिर कहें कि अब तक एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर 8 केंद्रक उपस्थित है, 8 केंद्रक अगुणित केंद्रक होते हैं। और ये जो केंद्रक जो है, इसके बाद इनमें होता है कोशिका द्रव विभाजन। कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन होने से यहां पर ये जो पार्ट रहते हैं, यानी ये केंद्रक है, इनके चारों ओर तो एक वित्ती बनती है। तो यदि हम इसको देखें तो इस तरीके से स्थिति बनती है कि ये जो पार्ट है, इनमें से ये पार्ट, ये केंद्रक हुआ है इनका, और ये सभी हैप्लॉइड है। यदि बात करें इसकी, तो ये पार्ट हुआ, इसके अंदर 2 केंद्रक हुए। यदि बात करें हम इस पार्ट की, तो इस पार्ट के अंदर ये 3 केंद्रक। तो यहां पर देखते हैं, ये पार्ट, तो इस तरीके से ये जो संरचना होती है, ये इस तरीके से बन जाती है। इस तरीके से, यानी जो बीजांड रहता है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और इस संरचना को कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। और यदि इस संरचना की बात करें, तो इसमें ये 3 अगुणित कोशिका, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, और ये रहती है एन। ये जो है इनको कहते हैं, इसको कहते हैं अंड कोशिका, इसको कहते हैं सहायक कोशिका, और इनको सम्मिलित रूप से कहते हैं अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं। और ये जो कोशिका है जिसमें 2 अगुणित केंद्रक हैं, इस कोशिका को कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। जो पहले हमने बीजांड की स्थिति के अंदर ये सभी पार्ट दिखाए थे, तो यहाँ पर एक अंड कोशिका अगुणित, यदि इस कोशिका की बात करें तो ये सहायक कोशिका हुई 2, ये भी अगुणित है। यदि इधर देखें निवाहक की ओर जो कोशिकाएं हैं, यानी ये जो पार्ट था, हमने बताया था कि ये पार्ट हुआ निभाग, निभाग की ओर 3 अगुणित कोशिकाएं हैं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, यदि इनकी संख्या देखें ये 3 है। सहायक कोशिकाओं की बात करें तो ये 2 हैं, अंड कोशिका 1 है, और ध्रुवीय कोशिका भी 1 होती है। इसके बाद ये बीजांड द्वार का पार्ट रहता है, तो जो अंड उपकरण रहता है वो बीजांड द्वार की ओर रहता है। और ये जो संरचना बनी है, इस संरचना को कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद, या फिर इसका दूसरा नाम है भ्रूण कोश। यानी ये जो पार्ट बन चुका है, इस पार्ट को कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद, या फिर कहें भ्रूण कोश, ये पार्ट। तो अपना जो लास्ट पार्ट जैसे मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन हो चुका है। यदि इसमें देखें तो इसके अंदर वही है, 3 कोशिकाएं इधर, 3 इधर और 1 कोशिका इधर, तो ये हो गई है 7 कोशिकाएं, लेकिन केंद्रक होते हैं 8।
बाद में ध्रुवीय कोशिका जो है, इस ध्रुवीय कोशिका के दोनों केंद्रक संयुक्त हो जाते हैं, यानी प्रारंभ में ये अगुणित है दोनों और बाद में संयुक्त हो जाते हैं दोनों केंद्रक और एक 2n स्टेज बना देते हैं, यानी इस कोशिका की एक 2n स्टेज बना देते हैं, उसे कहा जाता है फिर द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जब ये दोनों केंद्रक संयुक्त हो जाते हैं ध्रुवीय कोशिका के, उस समय उसे द्वितीयक केंद्रक बोला जाता है। तो ये अपना जो पार्ट था मादा युग्मकोद्भिद किस प्रकार से डेवलप हुआ, या फिर जो कल हमने स्ट्रक्चर देखी थी कि एक बीजांड की जो संरचना होती है वो क्या होती है, तो बीजांड कैसे डेवलप हुआ वो इस तरीके से डेवलप होता है लास्ट